हेलो डियर फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं झलक पंडित। आइए बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 17 की, जहां संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। किंतु सबसे पहले हम चोरी के विषय में बात करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी अपराध को करने के पीछे एक आशय होता है, मेंसिरिया, जो कि अपना अलग ही स्थान रखता है और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ जिस तरह हम चोरी की और इसी क्रम में हो रहे अन्य अपराधों की बात करते हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 में चोरी के विषय में बताया गया है। धारा 304 झपटमारी के विषय में बात करती है। धारा 305 निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी के विषय में बात करती है। वहीं धारा 306 लिपिक और नौकर के द्वारा अपने मालिक के कब्जे से उसकी सहमति के बिना किसी चीज़ को उठा लेने के विषय में बात करती है। और धारा 307 आफ्टर प्रिपरेशन चोरी के विषय में बात करती है। और इन सभी चोरियों के विषय में, इन सभी अपराधों के पीछे का जो कारण है, जो आशय है, जो मेंसिरिया है, वो है बेईमानी, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के उपधारा 7 में वर्णित किया गया है। आज हम जानते हैं चोरी के विषय में, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 में सविस्तार वर्णन करके बताई गई है। चोरी के विषय में हम कुछ भी जानने से पहले सबसे पहले 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में जानते हैं। प्रथम है कि चोरी करने वाली संपत्ति का चल होना अति आवश्यक है, अर्थात जिस वस्तु को चुराया जा रहा है उसका मूवेबल होना आवश्यक है। दूसरा, संपत्ति पर किसी का कब्जा होना अति आवश्यक है, अर्थात जो संपत्ति किसी के कब्जे में ही नहीं है, लावारिस वस्तु है, उसकी चोरी नहीं की जा सकती। तीसरा, मालिक के कब्जे से उसकी सहमति के बिना संपत्ति अपनी जगह से हिलनी चाहिए, हटनी चाहिए, मूव करनी चाहिए, बशर्ते मालिक के कब्जे से जो संपत्ति हट रही है उसमें उस मालिक की कब्जाधारी की सहमति ना हो। अंत में ध्यान देते हैं हम, संपत्ति का जो मूवमेंट है, जो उसका हिलना डुलना है, जो उसकी गतिमान अवस्था है, वो बेईमानी के आशय से कारित होनी चाहिए, अर्थात जो संपत्ति हटाई जा रही है उसके पीछे का आशय बेईमानी होना आवश्यक है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो संपत्ति का जो है चल होना आवश्यक है, अर्थात संपत्ति का जो है चल होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं चल संपत्ति को। जो चल संपत्ति है उसके अंतर्गत क्या क्या वस्तुएं आती हैं। जो मानव के शारीरिक अंग हैं वो चल संपत्ति में ही गिने जाते हैं। साथ ही इसके अगर हम पशुओं के विषय में बात करें तो मात्र पालतू पशु ही चल संपत्ति के अंतर्गत आएंगे, बावजूद इसके छोड़े गए और जंगली जानवर जो है चल संपत्ति के अंतर्गत नहीं गिने जाएंगे। रेत, खनिज लवण और पत्थर जैसी वस्तुओं की भी चोरी की जा सकती है और ये सभी चल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। साथ ही घर के जार में रखी हुई मछलियों की चोरी कर सकते हैं, क्योंकि ये चल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। इसके विपरीत नाले, नदी, तालाब, समुद्र में तैरती हुई मछलियों की चोरी नहीं की जा सकती, क्योंकि उन पर किसी का कब्जा नहीं होता। अब बात करते हैं हम बिजली की, तो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी भारतीय न्याय संहिता की धारा 330 के अंतर्गत चोरी का अपराध नहीं है। ये बात अवतार सिंह बनाम पंजाब राज्य में बताई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ जिंदा इंसान अर्थात जीवित इंसान भी चल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। आइए अब हम बात करते हैं, अब हम सरसरी सी एक नज़र से 303 को बेरक्ट में देख लेते हैं क्या बताया गया है। धारा 303 के 1 में बताया गया है, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, ध्यान देने योग्य बात जो मैं पहले ही 4 बिंदुओं में बता चुकी हूँ, संपत्ति के बिना कोई जंगम संपत्ति अर्थात कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखता हो। आशय क्या है? बेईमानी का आशय। वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है कहा जाता है। यहाँ वही बिंदुओं को स्पष्टीकरण किया गया है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं इसमें दिए गए स्पष्टीकरण के विषय में। देखिए, स्पष्टीकरण 1 कहता है कि जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, अर्थात जब तक कोई वस्तु धरती से संलग्न रहती है, चल संपत्ति ना होने से चोरी का विषय नहीं होती, किंतु जो ही वह भूमि से पृथक हो जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य बन जाती है। प्रथमतः मैं आपको बता दूं, एक सरसरी सी नज़रों से हम पूरी धारा को पढ़ेंगे और उसके बाद मैं इसका एक एक उदाहरण देकर भी आपको समझाऊंगी। स्पष्टीकरण 2, हटाना, जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिसे पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा। स्पष्टीकरण 3, किसी चीज़ का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है, उस चीज़ को हटाने से रोके हुए हो, या वह जब उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से पृथक करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है।
स्पष्टीकरण 4, यहाँ पे बात करते हैं कि किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु, ध्यान देने योग्य बात है, जीव जंतु, स्पष्टीकरण 4 बात करता है जीव जंतु को हटाने के विषय में। और स्पष्टीकरण 5, संपत्ति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है और वह या तो कब्जे रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है। अब आइए मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको सभी स्पष्टीकरण को स्पष्ट करती हूँ। स्पष्टीकरण प्रथम बात करता है वस्तु भूबद्ध रहती है। ए की संपत्ति में मान लिया ये एक पेड़ खड़ा है और कल के दिन बी आके इसको चुराने का प्रयास करे, तो ये चोरी नहीं है क्योंकि ये तो भूबद्ध संपत्ति है। अब यदि इस पेड़ को बी काटना प्रारंभ करे, जो ही पेड़ ने धरा को छोड़ा और इस तरह से गिरा, तो वहीं चोरी का अपराध कारित हो गया। आगे बात करते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है कि किसी वस्तु को हटाना, जैसे कि हम किसी दरवाजे की चोरी नहीं कर सकते हैं, किसी खिड़की की चोरी नहीं की जा सकती, किंतु जैसे ही हमने खिड़की के पेच खोले, दरवाजे के पेच खोले और दरवाज़ा दीवार से अलग हुआ, तुरंत चोरी का अपराध कारित हो गया। ध्यान देने योग्य बात है कि बेईमानी के आशय से कोई वस्तु यहाँ से वहाँ भी अगर मूव करती है तो चोरी का अपराध तुरंत कारित हो जाता है। बात करते हैं स्पष्टीकरण 4 के विषय में, जहाँ किसी जीव जंतु को हटाने के विषय में बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ए जो कि जानता है कि ये कुत्ता बी का है और अपनी जेब से बिस्किट निकाल के कुत्ते को चुराने के आशय से कुत्ते के सामने बिस्किट डालता है और बी का कुत्ता ए के पीछे पीछे चलता है। जो ही कुत्ते ने गति आरंभ करी, उसी समय ए के द्वारा चोरी कारित हो गई। अब बात करते हैं अंतिम स्पष्टीकरण, जहाँ पे संपत्ति अभिव्यक्त विवक्षित हो सकती है और वह या तो कब्जे में रखने वाले व्यक्ति द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त विवक्षित प्राधिकार रखता है। कल के दिन ए अपने मित्र की लाइब्रेरी में गया और वहाँ से कोई पुस्तक उठाई, किंतु यहाँ उसका कोई ऐसा आशय नहीं है कि वह पुस्तक को पढ़ने के बाद वापस नहीं करेगा और उसे अपने मित्र बी की विवक्षित सम्मति भी प्राप्त है। अब वो लाइब्रेरी में जाता है और कोई एक पुस्तक उठा के अपने घर आ जाता है। यहाँ चोरी का अपराध कारित हुआ, यह नहीं समझा जाएगा। इसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आता है, या कह लीजिए कि इलस्ट्रेशन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। ए है जो बी की पत्नी का पैरामोर है। वह जो ए है जो बी की पत्नी का पैरामोर है, तो जो बी की पत्नी है वो मतलब अपने जो आशिक है उसको अपने पति की चीज़ें, कीमती चीज़ें दे देती है लाके। बी ये जानता है कि ये उसकी पत्नी की, जो ये उसके पति की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बेईमानी के आशय से वो सारी चीज़ें अपने पास रख लेता है। यहाँ ए के द्वारा चोरी का अपराध किया गया है। अब बात करते हैं हम 303 की उपधारा 2 के विषय में, जहाँ चोरी के लिए दंड का प्रावधान है। जो कोई चोरी करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के दूसरे पश्चातवर्ती दोष सिद्ध के मामले में उसे कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, 1 वर्ष से और 5 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण और याद रखने योग्य बात है कि जो चोरी के उन मामलों में जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम है, अर्थात 4,999 रुपये तक का है, और कोई व्यक्ति पहली बार चोरी करता हुआ दोष सिद्ध हो जाए, चोरी की गई संपत्ति को वापस करने पर या संपत्ति के प्रत्यावर्तन करने पर, अर्थात या तो वो उस चोरी की गई संपत्ति को वापस कर दे या उसके एवज में यदि उसने 10 रुपये का पेन चुराया तो वो 10 रुपये दे दे, तो यहाँ उसे सामुदायिक सेवा से दंडित करके छोड़ दिया जाएगा।